सदा वसले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल सीबीआई के पंजे से छूटते ही उन्होंने अपने मंत्रियों को और लोगों को देखा कि 10-12 लोग ही केवल बैठे हुए हैं, जबकि उनको ये लगा था कि जैसे राहुल गांधी जब सीबीआई फेस करने जा रहे थे या फिर उनकी अम्मा फेस करने जा रही थी, तो वैसा कुछ देश में बहुत विशाल हो जाएगा, बहुत लोग रोडों पर उतर आएंगे। हालांकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते उसके पास नीचे तक स्ट्रक्चर है, फिर भी उसके लोग इकट्ठे नहीं हो पाए थे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो प्रदर्शन करने में सफल हो ही गए थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल को ये लगा वो जब जाएंगे तो बहुत जन सैलाब उभर आएगा, वैसा अन्ना आंदोलन जैसा कोई आंदोलन खड़ा हो जाएगा, उनके नेता लोग बड़ा मीडिया मैनेजमेंट करेंगे। तो उनके दुर्भाग्य की कहानी ये है कि अतीक अहमद की मृत्यु हो गई, मीडिया सारी उसमें ही लगी रही, तो उनका वो सेक्रीफाइस खत्म हो गया। दूसरा, कम से कम संख्या तो इकट्ठी कर लेते, मीडिया लगती ना लगती, संख्या तो इकट्ठी कर लेते, लेकिन संख्या इकट्ठी नहीं हो पाई। अरविंद केजरीवाल जो संख्या इकट्ठी करने वाले व्यक्ति हैं, वो तो चले गए जेल और बाहर बैठ गए भगवंत मान भी आपको बताऊं कि भगवंत मान भी थोड़ी देर बाद कहीं टहलने चले गए। बचे संजय सिंह और अदर्स, ये जो बैठे थे, उन्होंने शाम को 5 बजे एक बैठक कर डाली कि अगर अरविंद केजरीवाल 6-7 घंटे हो गए हैं, अरविंद केजरीवाल अगर ना छूटे तो ये संभव है कि फिर मुख्यमंत्री ढूंढना पड़ेगा, फिर संयोजक ढूंढना पड़ेगा। भाई जेल के अंदर चले जाएंगे, मनीष सिसोदिया चले गए, बाकी भी चले गए, सत्येंद्र जैन चले गए, और जो मुख्य आदमी थे वो तो पार्टी छोड़कर पहले ही प्रशांत भूषण जा चुके हैं, और कुमार विश्वास को लात मार कर निकाल दिया गया, धक्का देकर योगेंद्र यादव को निकाल दिया गया, और ऐसे बहुत सारे लोगों को पहले धक्का देकर निकाला जा चुका है। इसलिए उनको लगा कि क्यों ना हम बैठक कर लें और बैठक करके दिल्ली का एक मुख्यमंत्री का नाम चूज कर लें। वो एक स्ट्रेटजी थी, क्योंकि परेशान जब लंपट राजा बैठता है तो लंपट राजा से परेशान तो बहुत लोग रहते हैं, लेकिन राजा इतना लंपट होता है कि वो लंपटता में वो सब कुछ क्रैश करता है। और उसकी लंपटता ये रहती है कि वो अपने देश के चक्रवर्ती सम्राट को भी एक कहानी सुनाता है। जब वो लंपट राजा सीबीआई से बाहर आता है, तो वो लंपट राजा सीबीआई से बाहर आते ही देखता है चौतरफा दृश्य कि कोई उसके देश में जिन लोगों को उसने बहुत दिनों से खिला पिला कर तैयार किया था, बिना पैसे के कोई आए ही नहीं, बहुत पैसा बांटते हैं। उसने ये सोचा कि मीडिया को हम लगातार ऐड देते हैं, उसके बावजूद मीडिया नहीं आई, तो उसने फोन करके बाद जब वो गया अपने घर, लंपट अर्ध राजा, तो वो जाकर उसने मीडिया वालों को कहा तुम्हारे ऐड देख लेंगे, अब आगे से ऐड मांग लेना हमसे। समस्या ये थी कि चक्रवर्ती सम्राट जहां पर बैठता था, उस चक्रवर्ती सम्राट के नीचे बैठकर उसको ये आभास हो गया था जैसे पूरी बैलगाड़ी चल रही हो और किसान का कुत्ता उसके नीचे नीचे चलता है, तो किसान के कुत्ते को ये आभास होने लगता है कि बैलगाड़ी तो वही लेकर जा रहा है। इसलिए किसान का कुत्ता भौंकता भी है और भौंकते आगे चलता है, और उसको लगता है कि वो बैलगाड़ी को खींच रहा है और उसके भौंकने की वजह से बैलगाड़ी चल रही है और वही सब कुछ कर रहा है। ऐसा ही वो लंपट अर्ध राजा, चूंकि चक्रवर्ती सम्राट की बैलगाड़ी के नीचे बैठा हुआ है, इसलिए उसको लगता है कि वो तो बैलों को भी, और जो बैल चलाने वाला चक्रवर्ती सम्राट उस पर बैठा है, उसका सारथी उस पर बैठा है, वो सबको कहानियां सुनाकर भौंक कर चल देगा, और उसके भौंकने की वजह से सब ठीक चल रहा है। ऐसी ही जब वो लंपट अर्ध राजा जब निकल कर आया सीबीआई से, तो उसने अपने सभी लोगों को हड़काया धमकाया, और उसने मीडिया को बयान भी नहीं दिया। एक माई लेकर कुछ कह दिया, उसके बाद उसने मीडिया को बयान नहीं दिया, और अपने सभी लोगों को उसने लाइन हाजिर किया। जो उसने सुनाया, वो सुनने के बाद उसके लोगों को भी पता लग गया कि भाई गलती तो हो गई है। लंपट अर्ध राजा सीबीआई में जब गया था अपना बयान देने, क्योंकि वो लंपटता का जो बयान उसने दिया, बयान देने गया था या पूछताछ में गया था, वो उसका जो प्लान था कि इससे वो देश में और सब कुछ कर लेगा, वो कुछ कर नहीं पाया।
विधानसभा का उसने सत्र बुलाया लंपट राजा ने, और विधानसभा का सत्र बुलाकर उसने कहानी सुनाई। कहानी ये बताता है वो कि ज्योतिषी ने बताया उस सम्राट की मां को कि तुम्हारा बेटा सम्राट बनेगा। ज्योतिषी ने बताया का मतलब क्या है? परमेश्वर चाहता है, जन्म से वो सम्राट बनने के लिए पैदा हुआ। ये बात भारतीय ज्योतिष शास्त्र कहती है। तो वो लंपट राजा कहते कहते ये तो कह गया, फिर बाद में उसने कहा कि लंपट राजा सीट पर बैठ गया, तो उसने लंपट राजा जो सुना रहा है कहानी, वो कहानी चक्रवर्ती सम्राट की सुना रहा है, और सम्राट धोखे से बन गया। सम्राट बिना पढ़ा लिखा था। सम्राट बिना पढ़ा लिखा होने के नाते उससे उसके सचिव लोग दस्तखत करवाए ले जाते थे, क्योंकि लंपट राजा स्वयं भी ऐसी ही कैटेगरी में, सचिवों की कैटेगरी में रहा, यानी कि नौकरों की कैटेगरी में रहा। तो वो अब नौकर मालिक को चैलेंज करने लगा, यानी कि सम्राट को चैलेंज करने लगा। उसी सम्राट के जो सम्राट शुरू से राजशाही के लिए पैदा हुआ हो, देश के कल्याण के लिए पैदा हुआ हो, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहती है, क्योंकि उसके वो सम्राट के मां को बचपन में ज्योतिषी बताता है। ये वो जो है वो कहानी सुना रहे हैं, और वो लंपट राजा जब कहानी सुनाना शुरू करता है और सम्राट के ऊपर प्रश्न इस बात के खड़े करता है कि सम्राट पढ़ा लिखा नहीं था। आप बताइए, जिस प्रकार की पढ़ाई उस सम्राट की हुई थी, तो वो किसको किसको कह रहा है? क्योंकि आज की विदेशी एजुकेशन तो ना भगवान श्री कृष्ण के पास थी, ना भगवान राम के पास थी, ना ही गुप्तों के पास थी, ना मौर्यों के पास थी, लेकिन वो सम्राट थे। लेकिन वो देश को कहां से कहां ले गए, ये बात चरितार्थ होती है कि विदेशी शिक्षा लेने के बाद लोग नौकर बनते हैं और भारतीय व्यवस्था में पलने वाले सम्राट बनते हैं। उन्हीं सम्राटों में चक्रवर्ती सम्राट भगवान राम भी हुए, उन्हीं सम्राटों में भारतीय व्यवस्था में पढ़ने वाले सम्राट और भी हुए हैं, उन्हीं में गुप्त वंश भी हुआ है, और उन्हीं गुप्तों ने भारत के वैभवशाली इतिहास को रचा है, जिससे विश्व की इकोनॉमी 80% से ऊपर भारत में हुआ करती थी। पूरे विश्व को भारत में ट्रेड करने के लिए परेशान था, वो चाहे वास्को डिगामा के रूप में आया हो, या फिर वो खाड़ी से सूफी संत बनकर धोखा देने लोग आए हों, चाहे वो मिशनरियों के नाम से आए हों, चाहे वो कॉन्वेंट एजुकेशन लेकर आए हों। कॉन्वेंट एजुकेशन का मतलब समझते हैं ना? कॉन्वेंट एजुकेशन का मतलब नौकर तैयार करना। कॉन्वेंट एजुकेशन का मतलब अनाथालय में अनाथों को पढ़ा लिखा कर तैयार करना। आप डिक्शनरी खोलकर देख लीजिए, कॉन्वेंट का मतलब 14वीं शताब्दी में क्या होता था। और वो वहाँ के राजा गुलामों को पढ़ाया लिखाया करते थे। वही व्यवस्था भारत में भी आ गई, लेकिन भारत में वो गुलामी की व्यवस्था पढ़ने के बाद, पूरी करने के बाद भी भारत में कुछ बुद्धिजीवी पैदा हुए जिन्होंने ये कहा कि ये व्यवस्था ठीक नहीं है। मैं अरविंद केजरीवाल को चैलेंज करता हूं, अगर आप मेरे को फेस कर लें तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम कितने बड़े वाले हो। मेरे को फेस कर लें, कैमरे लगाकर मेरे से बात कर लें, वो जिस एजुकेशन की बात करते हैं, जितने पढ़े लिखे होने की बात करते हैं और जिस विद्या की बात करते हैं, वो विद्या मैं चैलेंज से उनको मूर्ख घोषित कर दूंगा। ये घोषणा करवा सकता हूं कि वो मूर्ख व्यक्ति है। कैसा मूर्ख? आप समझते हैं ना कैसा मूर्ख? मूर्खों का कोई समुदाय नहीं होता। इन्हीं विद्यालयों में मूर्ख भी पढ़ते हैं और इन्हीं विद्यालयों में बाकी भी पढ़ते हैं। लेकिन वो लंपट राजा जो सम्राट की कहानी विधानसभा में सुना रहा है, वो ये कहता है कि नोटबंदी पर दस्तखत कर दिए, वो ये कहता है कि किसान बिलों पर दस्तखत कर दिए, लेकिन ये भूल जाता है कि नोटबंदी अगर ना हुई होती तो CAA जैसा आंदोलन उस राज्य में, उस देश में होता है, तो उसमें पत्थर नहीं चल रहे होते, क्योंकि धन होता तो बॉम्ब चल रहे होते। आप सोच कर देखिए कि बॉम्बों की कहानी, क्योंकि धन सब किसका गया? धन आतंकवादियों का गया, धन उनका गया जो सिस्टम में नहीं थे, धन उनका गया जो कि व्यवस्था में नहीं थे, धन उनका गया जो राज्य व्यवस्था नहीं मानते थे, धन उनका गया जो पड़ोसी देश के से चलते थे, धन उनका तो चला गया। और उन्होंने ही इस तरह CAA के आंदोलन में प्रदर्शन किया, तो उनके पास बचा था केवल भारतीय पत्थर,
भारतीय पत्थर बचा था इसलिए पत्थर चला, नहीं तो बॉम्ब चल रहे होते, ये निश्चित बात है। दूसरी बात कहा किसान आंदोलन, किसानों का बाद में बिल वापस लेने पड़े, ये तो समय ने बता दिया कि किसानों के मामले में क्या, उस सम्राट को ये लगा कि ये भी मेरे अपने हैं। लेकिन बच्चा जो ना समझ हो, अगर वो जिद करता है तो कभी कभी बाप को उसकी जिद इसलिए माननी पड़ती है कि वो सोच लेता है ये नादान है, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा समय पास हो जाएगा तो फिर इसके पास वो परिपक्व बुद्धि आ जाएगी, तब उसको उस दिन समझ आ जाएगा कि पिता के द्वारा लिया गया निर्णय कितना सही था। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बालक अपने अल्प मस्तिष्क को चलाता रहता है, लेकिन जब वो स्वयं बाप बनता है तब उसको समझ में आता है कि उसके पिता कितना सही निर्णय ले रहे थे, जिन निर्णयों को उसने नहीं माना था, और जब उसने नहीं माना तो पिता ने उनको गले लगा लिया था और कहा था नहीं बेटा, तुम्हारी बात हम मान लेंगे, तुम रो नहीं, तुम परेशान मत हो। लेकिन लंपट राजा जो अर्ध राजा है, जो बैलगाड़ी के नीचे चलता है, वो लंपट राजा फाइनली नहीं बता पाया निर्णय क्या होगा। निर्णय तो लंपट राजा का क्या होता है, सूर्पणखा लंपट बनकर आई थी, एक वेशभूषा धारण करके आई थी, तो भगवान ने उसको पहचान लिया था। लक्ष्मण भैया ने उसकी नाक काट दी थी और नाक काट के कहा था तुम सूर्पणखा हो, तब वो ओरिजिनल चरित्र में आई थी। वो लंपट राजा भी सूर्पणखा होने वाला है, उसकी नाक कटने वाली है। जिस दिन उसकी नाक कटेगी तब वो अपने भव्य स्वभाव में आएगा, तब वो बताएगा वो राक्षस का भाई और राक्षस की बहन है। उस लंपट राजा ने कहानी सुनाई विधानसभा के अंदर सम्राट को बिना पढ़ा लिखा बताकर, लेकिन वो बिना पढ़ा लिखा सम्राट विश्व के किसी भी देश में जाता है जहां जो सबसे पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो उस बिना सम्राट के पूछे विश्व की पॉलिसी तय नहीं करते। विश्व में वो सम्राट जिस देश में भी पैर रखता है, वो देश रेड कारपेट बिछा देता है। वो सम्राट जहां कहीं भी जिस नेता से विश्व के पढ़े लिखे मिलता है, वो पढ़े लिखे नेता उसके फैन हो जाते हैं। वो सम्राट जिसको बिना पढ़ा लिखा लंपट राजा बता रहा है, वो सम्राट जिस समय पॉलिसीज बनाता है विश्व लेवल की, उस विश्व लेवल की पॉलिसी बनाते समय वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति कहलाता है। तो जो वो बिना पढ़ा लिखा विदेशी शिक्षा में, नौकरों की शिक्षा में जो बिना पढ़ा लिखा है, वो ज़्यादा उत्तम है या फिर लंपट राजा सम्राट ज़्यादा उत्तम है, या फिर वो लंपट राजा जिसको ये लगता है कि वो बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता बन के टहल रहा है, वो कुत्ता ही बैलगाड़ी चला रहा है, यानी कि देश रूपी बैलगाड़ी वही चला रहा है और उसके भौंकने की वजह से देश चल रहा है। उसको लगता है कि जो चलाने वाले लोग हैं उसकी भौंक को सुन रहे हैं, इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि वो जो चलाने वाले लोग हैं, वो जो सम्राट ऊपर बैठा है उस बैलगाड़ी पर, वो सम्राट उसको झेल पा रहा है क्योंकि सम्राट या बैलगाड़ी पर बैठकर गलत सोच रहा है, गलत है, इसलिए इसकी भौंक को स्वीकार कर रहा है। लेकिन सम्राट क्या सोचता है? सम्राट तो निश्चित रूप से सौंप रहा होगा ये तो कुत्ता है, ये कुत्ता तो भौंकेगा, इसके भौंकने पर बारंबार प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती, कुत्ते को चुप भी नहीं कराया जा सकता और कुत्ते को छोड़ा भी नहीं जा सकता। बैलगाड़ी के साथ सेफ्टी रखने के लिए एक कुत्ते की आवश्यकता है, इसलिए इस कुत्ते से अच्छा आचरण की अपेक्षा नहीं रखी जा सकती, इसलिए ये कुत्ता तो भौंक भौंक के चलेगा, ये इसका स्वभाव है। लेकिन कुत्ता भौंका और भौंकने के बाद बाकी जो उसके कुत्ते थे, कुत्ते को जब पकड़ ले गए सीबीआई वाले, तो फिर बाकी के कुत्ते भौंके नहीं, इस बात को लेकर कुत्ता उनके ऊपर भौंकता है और भौंक भौंक कर कहता है कि तुमने तो सब बर्बाद कर दिया। क्यों? क्योंकि तुमने मीडिया कवरेज नहीं करवा पाए, तुम संख्या नहीं इकट्ठी कर पाए। लेकिन उस लंपट राजा से लाभ लेने वाली जनता सब समझ चुकी थी कि क्यों संख्या जाए, संख्या तो इस लंपट राजा के लिए जाएगी, तो ये लंपट राजा तो पकड़ा ही जाएगा क्योंकि लंपट राजा के उपराजा ऑलरेडी जेल में हैं, इसलिए
चूंकि पूरी व्यवस्था इसको जेल में देखना चाहती है, ये अव्यवस्थित नहीं है, इसलिए इसका जेल जाना तय है। हम क्यों अपना समय खराब करें, हम क्यों अपनी एनर्जी खराब करें। उसके जो बाकी कुत्ते उसके संरक्षण में गए थे, वो कुत्ते भी उसको बचाने में सफल नहीं हो पाए, वो कुत्ते भी भौंकने में सफल नहीं हो पाए, वो कुत्ते लोगों को आकर्षित करने में सफल नहीं हो पाए। इसलिए कुत्ते को बड़ा कष्ट है। वो लंपट राजा कुत्ते की भांति भौंकता भौंकता वो अपने क्षेत्र में पहुंच गया और चक्रवर्ती सम्राट को चैलेंज करने लगा, उसको बिना पढ़ा लिखा बताने लगा। ऐसे लंपट राजा से सावधान रहिए। ऐसे लंपट राजा निश्चित रूप से उनका अंत हो ही जाता है। जनता सब देख रही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि चक्रवर्ती सम्राट जो बाली की शक्ति लेकर आया हो, जिससे दूसरा व्यक्ति लड़ता है, तो वो उनकी आदि शक्ति खींच लेते हैं और सहस्त्रों हाथियों की शक्ति धारण कर लेते हैं। क्या बाली से परोक्ष युद्ध लड़ा जा सकता है? लंपट राजा को अभी मालूम नहीं है कि चक्रवर्ती सम्राट के पास बाली की शक्ति है, उससे दो हाथ सीधे करेंगे तो फिर क्या हश्र होने वाला है। लेकिन जिस व्यक्ति को आशीर्वाद भगवान ने देकर भेजा हो, जिस व्यक्ति की कुंडली जन्म से देखी गई हो कि ये सम्राट बनेगा, उस सम्राट का क्या लंपट राजा कुछ बिगाड़ सकता है? या फिर अपनी ही शक्ति का ह्रास करेगा, या फिर स्वयं को वो ह्रास करने पर तुला हुआ है। और लंपट राजा इतना झुझला रहा है कि वो सिर हिला हिला कर कहता है कि ये जो सम्राट है, मेरा तो युद्ध सम्राट से है। लेकिन आप सोचो, चक्रवर्ती सम्राट को छोटे मोटे लंपट राजा जो कुत्ते के रूप में गाड़ी के नीचे चलते हैं, उनको ये लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अंत नहीं बताया। अंत बताया कि सम्राट का राज्यपाट उखाड़ कर फेंक दिया। ऐसा तो पहले भी बहुत बार प्रयास हो चुका है, लेकिन ऐसा कोई लंपट राजा आज तक भारत में पैदा नहीं हुआ जो कि चक्रवर्ती सम्राट को हिला सकता। अंत थोड़ा गड़बड़ हो गया कि वो अंत गड़बड़ कर गए, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने जो कहानी सुनाई लंपट राजा ने, वो कहानी का अंत मैं आपको बताता हूँ कि लंपट राजा अपना सिर, जब कुत्ता पागल हो जाता है तो अपना सर पटक पटक के मर जाता है और उसको पटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कुत्ता पागल हो गया है, लंपट राजा कुत्ते की भांति हो गया है, इसलिए वो अपना सर पटक पटक कर स्वयं मर जा रहा है। सोच रहा है कि मैं इतना सर पटक रहा हूँ, मैं इतना भौंक रहा हूँ, फिर भी सम्राट पर कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है। इसलिए उस लंपट राजा, कुत्ता रूपी लंपट राजा का अंत अपने आप स्वाभाविक है। ये लंपट राजा को आगे की कहानी पता नहीं थी, मैंने वो कहानी पूरी कर दी। इसका अरविंद केजरीवाल से कोई लेना देना नहीं है। अरविंद केजरीवाल से इसका संबंध ना लगाया जाए। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अरविंद केजरीवाल एक पढ़े लिखे आदमी हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल के विषय में मैं नहीं कह रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।